जैसे कि हम अपने लास्ट वीडियोस में हमने किया था ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, आज हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। सबसे फर्स्ट है, हमें पता है कि हमारा ओम्स लॉ क्या था, V अपॉन I इज इक्वल टू R, वेयर V इज वोल्टेज, I is current and R is resistance। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कि एक बल्ब है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम आ 220 वोल्ट सोर्स, अगर वोल्टेज है वो कितनी है 220, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, हमें यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें, हमें यहाँ से I कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज़, 220 अपॉन I इज इक्वल टू R, क्रॉस मल्टीप्लाई, I उधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगी पोजीशंस। ठीक है, यहाँ से हम I कैलकुलेट करेंगे 11/60। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 0.13 एंड SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो यू विल राइट हियर A। नेक्स्ट इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, अब बल्ब की जगह क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर, उसका भी हमें क्या निकालना है करंट। अगर उसका और वोल्टेज सेम रहेगी 220, बट रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओम। अगेन अप्लाइंग द ओम्स लॉ, वी हैव 220 अपॉन करंट इज इक्वल टू resistance, that is equal to 100, interchanging the position of I and 100 you will get 220 upon 100। हमें पता अगर नीचे दो जीरोज आती हैं 100 तो हम दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास करंट आएगा 2.2 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt। एक इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास जिसकी वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट और वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। इन्होंने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं तब वो कितना ड्रॉ करेगा करंट। सबसे पहले हमें पता है कि जो एक सोर्स है वो सेम है, कि दोनों बार किसकी बात हो रही है इलेक्ट्रिक हीटर की, तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेम। अप्लाइंग ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू 60/4, यू विल गेट 15 ओम। अब क्या होगा कि हमारे पास इन्होंने कहा है वोल्टेज को तो हमने इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना है कि करंट कितना इंक्रीज होगा। अगर अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या लेंगे सेम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट अगर हमारे पास सोर्स सेम रहता है, हीटर ही है दोनों बार, तो उसका जो फिलामेंट होगा वो एक ही मटेरियल से बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा सेम। दोबारा से हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू R, वेयर V इज इक्वल टू 120 एंड R इज 15, यू विल गेट I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। पहले करंट कितना ड्रॉ कर रहा था 4, अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज को डबल करा है तो करंट भी हमारा क्या हो गया डबल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो हमने क्या फॉर्मूला किया था,
R is equal to rho L upon A. Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area, where rho is the constant and it is known as resistivity of the material. Now in this question you have to calculate resistance of the metal wire of length is M, where length is 1 meter and resistance is 26 ohm at 20 degrees Celsius if the diameter of the wire is 0.3 millimeter. What will be the resistivity of the metal एट दैट टेम्परेचर. उसके बाद अगर आप रेजिस्टिविटी निकालोगे, आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू से उस मटेरियल को प्रिडिक्ट करना है कि वो मटेरियल कौन सा है. सबसे पहले हमें देखा जाए कि ये मिलीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में. तो मिलीमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. देखिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. 3 ज़ीरोज़ हैं. अगर इसको आप दूसरी फॉर्म में लिखो तो 3 ज़ीरोज़ को हम कैसे लिखते हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10⁻⁻3. नीचे थी तो माइनस आएगा, अगर 3 ज़ीरोज़ ऊपर होती तो 10⁻3 आ जाता. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में. अगर हम इसको और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें, अगर हमें यहाँ पे 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे. ये जो मेथड है बुक्स में एक्सप्लेन्ड नहीं है, बुक्स में सिर्फ लिखा हुआ है 3 × 10⁻⁴. देखिए कैसे आया ये. 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना था. ये है 10⁻⁻3, ठीक है. इसका मतलब है 3 ज़ीरोज़ नीचे हैं, एक ज़ीरो ये भी है, ये भी नीचे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴. ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर हो जाएगी ज़ीरो की. उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे. एरिया क्या होता है, सर्कल का लगाएंगे क्योंकि ये वायर है, ठीक है. पाई की वैल्यू है 22/7, वेयर आर इज़ डायामीटर का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आर. हमारे पास डायामीटर कितना है, 3 × 10⁻⁴. हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2. अब हम फॉर्मूला में लगाएंगे. हमारे पास रो की वैल्यू है, रो इज इक्वल टू, अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ रो के साथ डिवाइड हो रही है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके क्या होगी, डिवाइड. अब इसमें वैल्यूज पुट करो. हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 26 इंटू एरिया इज़ 22/7 इंटू 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. और लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया 13 × 11 इंटू 3 × 3 इज़ 9 इंटू 10⁻⁴ 2 बार है, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड. तो ये हो जाएगी 10⁻⁻⁻4 माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा तो क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाय 7. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 13 × 11 × 9, यू विल गेट हेयर 1287 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 7. अब हम इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 183.8 इंटू 10⁻⁸. अब हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद लगाना होता है. आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो. जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो किसके अंदर होती है, ओम मीटर. इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर. जब हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास ये आया है आंसर 183.8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है. तो हम अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें तो हम पॉइंट को यहाँ लाना चाहते हैं. यहाँ लाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 पॉइंट्स को लेफ़्ट शिफ्ट करना है. अगर हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से. डिवाइड किए तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया. इसको हम लिख सकते हैं 10⁻². तो हमारे पास आ गया 1.83
बेस सेम पावर ऐड, -8 + 2 माइनस प्लस माइनस 10 - 2 = 6, साइन बढ़ेगा। सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेजिस्टिविटी के बाद ये बताओ कि ये किसकी ये मटेरियल कौन सा है। तो ये आपको टेबल लर्न नहीं करना, टेबल में से देख के बताना है जो एनसीईआरटी में गिवन है कि किसकी रेजिस्टिविटी होती है, मैंगनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, एक वायर है जिसकी लेंथ है हमारे पास L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या गिवन है, A। लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा अगर हम लेंथ को L की जगह क्या कर देते हैं, लेंथ को हाफ कर देते हैं और एरिया को हम अगर डबल कर देते हैं, तब हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमने वही फैक्टर्स ऑफ वही फॉर्मूला लगाना है, R = ρL/A। R की वैल्यू है हमारे पास 4, L और A क्या रहेगा, सेम। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया। यहाँ पे हम लेंथ L और एरिया A रखेंगे, कैपिटल A, क्योंकि इन्होंने कहा है हमने लेंथ को हाफ कर दिया। अब हमारे पास न्यू लेंथ कितनी है, L मीन्स न्यू लेंथ, कैपिटल L स्टैंड्स फॉर न्यू लेंथ। जो पुरानी लेंथ थी उसका क्या कर दिया, हाफ, और जो एरिया था उसको क्या कर दिया, डबल। अब हमारे पास आ गया R = ρL/A, तो है ही है हमारे पास, इंटू 1/4। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करके ρL/A की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या है, 4। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ओम। पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम, अब रेजिस्टेंस कितना आया है, 1 ओम। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 209 के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। इसके में अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हमारे पास आया था = ρL/A। इसका मतलब है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर और रो। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कौन सा मटेरियल को चूज़ किया है। तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड लास्ट इज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। आपके पास एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, अगर उसको आप सेम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपने बताना कि करंट किस में से इजीली फ्लो करेगा। इसका आंसर जो है हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। इन्वर्सली का मतलब ये कम होएगा तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें ओम्स लॉ से ये भी पता है कि V/I = R। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहले रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो इन्होंने यही पूछा कि करंट किस में से ज़्यादा फ्लो करेगा। हमने एरिया ज़्यादा लिया है, एरिया ज़्यादा है मतलब हमारे पास कौन सी वायर है, ये थिक वायर। थिक वायर में से जो करंट होगा वो ज़्यादा फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट।
कि जो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं R, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half. Suppose पहले हमारे पास V था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया V डैश, ये न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, इन्होंने कहा है उसको हमने क्या कर दिया हाफ। तो इन्होंने पूछा है कि करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट करंट विल अकर इन द करंट थ्रू इट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V अपॉन I इज इक्वल टू R। अगर हम करंट की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आएगी V अपॉन R। तो अगर पहले तो हमारे पास वोल्टेज थी V, रेजिस्टेंस था R, ये हमारे पास करंट फ्लो हुआ। नेक्स्ट टाइम क्या करा हमने, वोल्टेज V डैश ली हमने सेकंड केस के अंदर, इन्होंने कहा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, अगर यहाँ R था तो यहाँ भी R आएगा, यहाँ हम लिखेंगे I डैश क्योंकि न्यू करंट निकालना है अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो इन्होंने कहा है जो न्यू वोल्टेज है वो पुरानी वोल्टेज से क्या की हमने हाफ, ठीक है। तो V अपॉन R किसके इक्वल था I, तो जो नया करंट होगा वो पुराने करंट से क्या होगा हाफ। तो हम क्या लिखेंगे, करंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, या आयरन्स होगी, प्रेस होती है, तो उसको हम अलॉय से क्यों बनाते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाते। तो सबसे पहले तो मेन रीज़न तो ये है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है टोस्टर का, तभी हमारी चीज़ें बेक होती हैं। तो अलॉय जो होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होते, ठीक है। और सेकंड इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज़ हायर देन प्योर मेटल एट हाई टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉयज़ की ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी से इसका क्या कनेक्शन है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयरन को और टोस्टर को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे अलॉय, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें टेबल को देखना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, आपको उसको लर्न नहीं करना, सिर्फ एक बार रिमाइंड करना है कि सबसे बेटर कंडक्टर कौन सा है और कंडक्टर बेस्ट कौन सा है और कौन सा इंसुलेटर है। तो उस टेबल को देखते हुए आप एनसीईआरटी में उस आंसर देना है, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ बेटर कंडक्टर। आप उस टेबल को देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन की वैल्यू ये है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी की वैल्यू है ये। अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी इज़ मोर, रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी इज़ मोर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें से करंट फ्लो कम करता है। तो इसमें से कम करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इसमें पूछा बेटर, ज़्यादा किस में से फ्लो करेगा, इसमें से फ्लो करेगा, कम करेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो बेटर कंडक्टर कौन सा हो गया, आयरन। तो आंसर क्या आएगा, आयरन इज बेटर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। आप उस टेबल को देखेंगे तो देखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो सिल्वर की होगी वो सबसे कम है, उसकी वैल्यू जो होगी सबसे कम होगी। अगर रेजिस्टिविटी कम होती है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, करंट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट का मीनिंग है कि अमंग ऑल द एलिमेंट्स गिवन, अमंग ऑल द मेटल्स, silver is the best conductor of electricity. Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.